वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए जल्दी से आ जाइए सभी लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। और एक बार साउंड वगैरह सब कुछ चेक कर लीजिएगा कि ठीक है या नहीं। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। चलिए एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। तो बच्चे पिछली क्लास में हमने जो स्टार्ट किया था, ठीक है, हम हीट ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे। और हीट ट्रीटमेंट में मैं आपको एनेलिंग और नॉर्मलाइजिंग के बारे में बता चुका था, ठीक है। तो आज वही स्टार्ट करना है, थोड़ा सा एनेलिंग और नॉर्मलाइजिंग को जो समझना है हम लोगों को क्वेश्चन के थ्रू समझना है, ठीक है। आज मेरे पास कुछ क्वेश्चन है और क्वेश्चन के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि जो कॉन्सेप्ट है एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग और अभी तक हीट ट्रीटमेंट में जितना भी हम लोगों ने कवर किया है, ठीक है, उसे अच्छे से रिलेट कर पाए। तो वही करना होगा। मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा, आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन का आंसर करना है, फिर कॉन्सेप्ट को रिलेट करेंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट है एनेलिंग और नॉर्मलाइजिंग के टेम्परेचर को लेकर, ठीक है। एक बार पूरा डायग्राम देखिएगा, अगर हम ओवरलैप करा दें, ठीक है, इस डायग्राम को एक बार अच्छे से देखिएगा। तो बच्चे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम एनेलिंग की बात करते हैं, ठीक है, और एनेलिंग में अगर हमारे पास हाइपोयूटेक्टोड स्टील है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक हमारे पास क्या होता है, ठीक है। अगर हम इधर की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हाइपोयूटेक्टोड स्टील, हाइपोयूटेक्टोड स्टील। और अगर इससे इधर की हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। क्लियर है? इतनी बात हम पहले ही कर चुके हैं। अब यहां पर बच्चे सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं हाइपोयूटेक्टोइड स्टील के लिए, अगर हमें एनेलिंग करनी है तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं हाइपर यूटेक्टोइड स्टील की, तो ये लाइन किसके लिए होती है, ये लाइन होती है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। अगर हम सिर्फ इसकी बात करते हैं तो ये लाइन हमारी कौन सी होती है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। क्लियर है? और अगर हम इस लाइन की बात करते हैं तो ये लाइन कौन सी होती है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। इतनी बात हम पहले ही कर चुके हैं। तो एनेलिंग करने के लिए हाइपोयूटेक्टोइड स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन से ऊपर गर्म करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हाइपर यूटेक्टोइड स्टील के लिए जो आपकी लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन है इससे ऊपर गर्म करते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम नॉर्मलाइजिंग की बात करें तो फॉर बोथ हाइपो एंड हाइपर हम अबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन गर्म करते हैं। लेकिन यहां से एक कंपैरिजन आपको और याद रखना है बच्चे। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ज्यादा गर्म किस में किया जाता है, ठीक है, अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ज्यादा गर्म हम किस केस में करते हैं, नॉर्मलाइजिंग के केस में या एनेलिंग के केस में, ठीक है, तो यहां पर क्लियरली आप देख सकते हो कि ये जो ब्लू कलर से दिखाया गया है ये किसके लिए है, एनेलिंग के लिए है, ठीक है। ये टेम्परेचर जोन जो दिखाया गया है ये किसके लिए है, एनेलिंग के लिए है। और अगर इससे ऊपर हम इसकी बात करें ये किसके लिए है, ये नॉर्मलाइजिंग के लिए, ठीक है। तो यहां से आपको ये टेम्परेचर का कंपैरिजन याद रखना है। क्या करना है आपको, यहां से ये टेम्परेचर का कंपैरिजन याद रखना है कि ज्यादा टेम्परेचर किस केस में होता है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि ज्यादा टेम्परेचर एनेलिंग के केस में है या नॉर्मलाइजिंग के केस में है, तो आप इस डायग्राम को रेफरेंस लेकर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो
कि ज्यादा टेम्परेचर तो नॉर्मलाइजिंग के केस में रहने वाला है। डायग्राम आपको बिल्कुल क्लियर होगा, एक बार मैं भी अपने मोबाइल पर चेक कर लेता हूं। ठीक है, इस डायग्राम को रेफरेंस मानकर ही आपको ठीक है। तो ये जो नीचे वाली लाइन आपको दिख रही है ये किसके लिए है, एनेलिंग के लिए है। और ये ऊपर वाली जो लाइन आपको इस तरह से पिंक कलर से आपको दिख रहा होगा, ठीक है, लाइट पिंक कलर आपको दिख रहा होगा, ये किसके लिए है, ये नॉर्मलाइजिंग के लिए। ठीक है, एक डायग्राम मैं और दिखा देता हूं आपको जिसमें टेम्परेचर का कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, सभी प्रोसेस के लिए। तो सबसे ऊपर की ये पट्टी जो आपको दिख रही होगी पूरी, ठीक है, ये पट्टी किसके लिए है, नॉर्मलाइजिंग के लिए है। इसके बाद फिर अगर आप इसकी बात करोगे ये एनेलिंग के लिए है। ठीक है, इतना ये हार्डनिंग के लिए है, ये स्टेरोडाइजिंग के लिए है, ये आपकी प्रोसेस एनेलिंग, और प्रोसेस एनेलिंग से भी नीचे क्या है, स्ट्रेस रिलीफ एनेलिंग। ठीक है, तो बेसिकली अगर टेम्परेचर का कंपैरिजन कराता है कि आपको दो प्रोसेस गिवन है और एग्जामिनर आपसे पूछता है कि किस प्रोसेस में टेम्परेचर ज्यादा रहने वाला है, किस प्रोसेस में टेम्परेचर कम रहने वाला है। ठीक है, तो आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक डायग्राम हमारे पास ये है और दूसरा डायग्राम हमारे पास, दूसरे डायग्राम की अगर आप बात करोगे तो दूसरा डायग्राम हमारे पास ये वाला। ठीक है, यहां तक ये जो आपको गिवन है पूरा, ये एनेलिंग के लिए है, ये नॉर्मलाइजिंग के लिए है। एनेलिंग के लिए हाइपोयूटेक्टिड स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म करते हैं, और अगर हम बात करते हैं हाइपर यूटेक्टिड स्टील की तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म किया जाता है। अगर हम नॉर्मलाइजिंग की बात करें तो नॉर्मलाइजिंग के केस में बोथ हाइपो एंड हाइपर हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन से ऊपर तक गर्म करते हैं। नॉर्मली 30 से 60 या 30 से 50 इस तरह का डेटा आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग रिलेट करते हुए चलेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून पंकज। चलिए देखिएगा, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ए स्टील स्पेसिमेन इज हीटेड टू 780 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक स्टील का स्पेसिमेन हमारे पास है, उसे 780 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर लेते हैं एंड इज देन कूल्ड एट द स्लोएस्ट पॉसिबल रेट इन द फर्नेस। और गर्म करने के बाद जब इसकी कूलिंग की जाती है तो ये एक फर्नेस में की जाती है। ठीक है, एंड इज देन कूल्ड एट द स्लोएस्ट पॉसिबल रेट इन द फर्नेस। द प्रॉपर्टी इंपार्टेड टू द स्पेसिमेन बाय दिस प्रोसेस इज। ठीक है, यह प्रोसेस जो हो रही है इसके द्वारा स्पेसिमेन में कौन सी प्रॉपर्टी आ सकती है। ठीक है, इसमें टफनेस हो सकती है, हार्डनेस हो सकती है, सॉफ्टनेस हो सकती है, या टेम्परिंग प्रॉपर्टी आ सकती है। एक स्टील का स्पेसिमेन लिया गया और इसे 780 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया गया। ठीक है, गर्म करने के बाद इसे जो ठंडा कर रहे हैं वो एक फर्नेस में कर रहे हैं, स्लोएस्ट पॉसिबल रेट इन द फर्नेस। द प्रॉपर्टी इंपार्टेड टू द स्पेसिमेन बाय दिस प्रोसेस इज। ठीक है, इस प्रोसेस के द्वारा जो स्टील का स्पेसिमेन हमारे पास है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है, टफनेस, हार्डनेस, सॉफ्टनेस या टेम्परिंग। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो और जल्दी से आंसर मुझे इसका बताओ क्या रहने वाला है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, तो बच्चे मैंने आपको बताया था ये अगर आप इसे रिलेट करोगे, ठीक है, तो यहां पर जो प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी कौन सी होगी, सॉफ्टनेस। तो इस क्वेश्चन के लिए सी पार्ट का रहेगा हमारा बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। क्लियर है, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूं, फिर आपको सही आंसर इसका टिक करना है। देखिएगा,
क्वेश्चन क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनलिंग प्रोसेस। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट आपके सामने गिवन है। पहला कहता है ऑल स्ट्रक्चरल इंपरफेक्शन आर रिमूव्ड। ठीक है, जितने भी इंपरफेक्शन होता है, अभी बेसिकली कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इंपरफेक्शन मुझे आपको बताने हैं। ठीक है, वैसे तो कोई क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है डिफेक्ट्स को लेकर, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कशन कर लेंगे। तो पहले ऑप्शन में कहता है कि जितना भी इम्परफेक्शन है, ठीक है, जो माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो स्ट्रक्चर में इम्परफेक्शन आ गया है, ये हट जाता है। सेकंड ऑप्शन कहता है द हाइपोयूटेक्टोड स्टील इज हीटेड टू अबाउट 50 to 70 डिग्री सेल्सियस बिलो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, क्या कहता है कि यहां पर हाइपोयूटेक्टोड स्टील को हम गर्म तो करते हैं, लेकिन लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे गर्म करते हैं। ठीक है, बिलो द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे हाइपोयूटेक्टोड स्टील को गर्म किया जाता है। तीसरे ऑप्शन की अगर आप बात करोगे, कहता है कूलिंग कैन बी डन इन हीट ट्रीटिंग फर्नेस बाय हीटिंग इट, कीपिंग द मेटल इन इट एंड टर्निंग ऑफ फर्नेस टिल इट कूल्स टू द रूम टेम्परेचर। ठीक है, फर्नेस में कूलिंग की जाती है, सिंपल। फोर्थ कहता है यूनिफॉर्म ग्रेन स्ट्रक्चर इज रिजल्टेड। ठीक है, यूनिफॉर्म ग्रेन स्ट्रक्चर मिलता है। फिर आपके सामने ऑप्शन गिवन है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ओनली, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ओनली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन देखो, एक बार पढ़ो क्वेश्चन, रिलेट करो और सही आंसर टिक करो कि इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या रहने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इजीली आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है पंकज, रोहित, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छे, देखिएगा आप ध्यान से। एक बार बच्चे इसमें सेकंड ऑप्शन पढ़ना, इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन आप देखो, इस क्वेश्चन का एक बार सेकंड ऑप्शन देखिएगा, क्या कहता है द हाइपोयूटेक्टोड स्टील इज हीटेड टू अबाउट 50 to 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, लो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे गर्म करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था। ठीक है, इस वाले डायग्राम में ये मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर हाइपोयूटेक्टोड स्टील की हम बात करते हैं तो इसे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म करते हैं, ना कि नीचे गर्म किया जाता है। ठीक है, तो हमें क्या मिला कि जो सेकंड ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत है। फिर एक बार मैंने ऑप्शन देखे, ठीक है, फिर मैंने देखा कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन ए में सेकंड है, जो कि मुझे पता है क्लियरली गलत है। मैंने बी ऑप्शन देखा, सेकंड क्लियरली गलत है। फिर डी देखा, यहां पर सेकंड क्या है, गलत है। ठीक है, सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें सेकंड ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। दूसरा, जब सारे स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। सेकंड को छोड़कर सारे क्या हैं, बिल्कुल सही रहने वाले हैं। इस क्वेश्चन के लिए सी पार्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आई। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म करते हैं, ना कि नीचे गर्म किया जाता है। ठीक है, यहां पर क्या गिवन है, द हाइपोयूटेक्टोड स्टील इज हीटेड टू अबाउट 50 to 70 डिग्री सेल्सियस बिलो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, बिलो गिवन है, यहां पर अगर अबव होता तो फिर भी इस क्वेश्चन को हम कंसिडर कर सकते थे। ठीक है, इस ऑप्शन को कंसिडर करते, लेकिन यहां पर बिलो गिवन है तो सीधा ही इस ऑप्शन को हम बिल्कुल यहां से हटा देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये होगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिएगा एक बार ध्यान से, हीटिंग द हाइपोयूटेक्टोड स्टील टू 30 डिग्री सेल्सियस अबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। ठीक है, हाइपोयूटेक्टोड स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन से ऊपर गर्म करते हैं, कितना, 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, स्टॉकिंग एट दैट टेम्परेचर, ठीक है, कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं, एंड देन कूलिंग स्लोली टू द रूम टेम्परेचर। ठीक है, टू फॉर्म ए परलाइट एंड फेराइट स्ट्रक्चर इज नोन एज, और फिर इसे
ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, बहुत धीरे 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 ठंडा होने वाला है। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या कहते हैं? इस तरह की जो प्रोसेस होने वाली है इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस तरह की जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या कहते हैं? हार्डनिंग कहते हैं, नॉर्मलाइजिंग कहते हैं, टेम्परिंग कहते हैं, या एनेलिंग कहते हैं? वेरी गुड, ठीक है। ये क्या होती है आपकी? एनेलिंग होती है। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। डी पार्ट क्या होगा इसका? बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर एनेलिंग ऑफ स्टील? ठीक है, एनेलिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट ऑप्शन कहता है स्टील्स आर हीटेड टू 500 टू 700 डिग्री सेल्सियस। स्टील को 500 से लेकर 700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। दूसरा कहता है कूलिंग इज डन स्लोली एंड स्टडीली। ठीक है, कूलिंग धीरे धीरे करते हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है इंटरनल स्टेसिस आर रिलीव्ड, इंटरनल स्टेसिस हट जाते हैं। और फोर्थ कहता है डक्टिलिटी ऑफ स्टील इज इंक्रीज्ड। ठीक है, स्टील की डक्टिलिटी इंक्रीज करती जाती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आसान क्वेश्चन है और बिल्कुल आप इसका आंसर कर सकते हैं। ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? वेरी गुड, देखिएगा बच्चे ध्यान से। जो पहला ऑप्शन है क्या कहता है? स्टील्स आर हीटेड टू 500 टू 700 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, स्टील को 500 से 700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। ठीक है, लेकिन अभी हमने देखा कि एनेलिंग के केस में, एनेलिंग के केस में अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर हम गर्म करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये ऑप्शन हमारा गलत है। 500 से 700 डिग्री सेल्सियस बहुत नीचे रहने वाला है। जो टेम्परेचर का दूसरा डायग्राम मैंने आपको दिखाया है इससे आप रिलेट कर सकते हैं। देखिए 500 से 700, 500 से 700 कहीं यहां रहने वाला है। ये 500 डिग्री सेल्सियस और ये 700 डिग्री सेल्सियस, यानी कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन से भी नीचे होगा। अगर आप 500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 700 डिग्री सेल्सियस तक की बात करोगे तो ये जोन आपका रहने वाला है जिसमें प्रोसेस एनेलिंग आता है और स्ट्रेस रिलीफ एनेलिंग आता है। ठीक है, लेकिन अगर आप एनेलिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो नॉर्मली ये आपका रहने वाला है हाइपो यूटेक्टोड स्टील के लिए। तो जो पहला ऑप्शन है ये क्या है? यहां पर बिल्कुल गलत है। चलिए अगर सेकंड की आप बात करोगे, कूलिंग इज डन स्लोली एंड स्टडीली, कूलिंग धीरे धीरे करते हैं, बिल्कुल सही है। इंटरनल स्टेसिस रिलीव्ड, बिल्कुल सही है। डक्टिलिटी ऑफ स्टील इज इंक्रीज, स्टील की डक्टिलिटी इंक्रीज कर जाती है। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सही है। ऑप्शन ए क्या है? गलत है। ठीक है, और यहां पर जब आप ए ऑप्शन देखोगे तो यहां पर क्या है? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ओनली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए पार्ट बिल्कुल यहां पर करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, तो ए पार्ट हो जाता है इसका करेक्ट। ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे आसान क्वेश्चन मैं कह सकता हूं आज का, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर फुल एनेलिंग इन हाइपर यूटेक्टोड स्टील इज। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है 50 डिग्री सेल्सियस अबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, AC3 जो आपका होता है, या ACM जिसे हम लिख देते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस बिलो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर AC3। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस अबव लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और 50 डिग्री सेल्सियस बिलो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो फुल एनेलिंग के केस में क्या रहने वाला है? ठीक है, ये AC3 है। A1, A2, A3 और ACM आपका अलग होता है। तो A3 लाइन से कंपैरिजन बेसिकली यहां पर कर रहा है ये आपका।
चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहां पर बच्चे किसकी बात की गई है? सबसे पहले यहां पर हाइपर यूटेक्टोड स्टील की बात की गई है। एक पॉइंट तो आपको ये नोट करना है, यहां पर जो बात की जा रही है ये आपकी हाइपर यूटेक्टोड स्टील्स की बात की जा रही है, ठीक है। और हाइपर यूटेक्टोड स्टील के लिए जो डायग्राम हमें देखना है वो कहां से देखना है? देखिएगा, ये आपका हाइपर यूटेक्टोड स्टील है, ठीक है। नीचे वाली लाइन आपकी कौन सी है? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन है, ठीक है। तो अगर हम फुल एनेलिंग की बात करते हैं, हाइपर यूटेक्टोड स्टील को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर यहां पर गर्म किया जाता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन हमारा यहां पर कौन सा होने वाला है? टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर फुल एनेलिंग इन हाइपर यूटेक्टोड स्टील 50 डिग्री सेल्सियस अबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, बिल्कुल गलत है। 50 डिग्री सेल्सियस बिलो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ये भी गलत है। 50 डिग्री सेल्सियस अबव लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, ये क्या है हमारा? बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि जब आप डायग्राम बनाओगे, इस तरह से डायग्राम जब आप बनाओगे, ठीक है, ये डायग्राम आपका हो गया। तो यहां तक आपका हाइपो, इसके बाद आपका हाइपर, ये वाली लाइन आपकी कौन सी? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, और इससे ऊपर इस तरह से गर्म करते हैं, ठीक है। ये डायग्राम बनाकर आप देख सकते हो कि इस तरह से गर्म किया जाता है, ठीक है। ये जोन आपका होगा, ये कौन सी लाइन है? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। तो क्या बोलेंगे? 50 डिग्री सेल्सियस अबव लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि सी पार्ट यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। 50 डिग्री सेल्सियस अबव लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। अरे बोलो भाई, इतनी बात समझ में आती है या कहीं कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है सर, बहुत अच्छे। तो सी पार्ट यहां पर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये होगा आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहता है? प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ फुल एनेलिंग इज टू, ठीक है। फुल एनेलिंग जो हम करते हैं, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है? इंक्रीज टफनेस एंड यील्ड पॉइंट, रिड्यूस डक्टिलिटी एंड रेजिलियंस, रिमूव फॉरेन इंप्योरिटीज एंड इंप्रूव सरफेस फिनिश, इंक्रीज डक्टिलिटी एंड मशीनेबिलिटी। फुल एनेलिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है? तो याद आया, मैंने आपको बताया था कि फुल एनेलिंग करने से डक्टिलिटी और मशीनेबिलिटी दोनों इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। जब हम फुल एनेलिंग की बात करते हैं तो फुल एनेलिंग करने से क्या होता है? डक्टिलिटी और मशीनेबिलिटी दोनों इंक्रीज कर जाते हैं। तो ये आप लिख भी सकते हो, ठीक है। फुल एनेलिंग से क्या होता है? डक्टिलिटी एंड मशीनेबिलिटी बोथ इंक्रीजेस। डक्टिलिटी एंड मशीनेबिलिटी both increases। डक्टिलिटी एंड मशीनेबिलिटी बोथ इंक्रीजेस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी पार्ट क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ फुल एनेलिंग इज टू, क्या है? इंक्रीज डक्टिलिटी एंड मशीनेबिलिटी, ठीक है। बाकी ऑप्शन की आप बात करोगे, रिड्यूस डक्टिलिटी, डक्टिलिटी रिड्यूस नहीं होती है, ठीक है। रिमूव फॉरेन इंप्योरिटीज एंड इंप्रूव सरफेस फिनिश, सरफेस फिनिशिंग की हम बात नहीं करते हैं। ऑप्शन ही आपका ठीक हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बिल्कुल सही आंसर की हम बात करेंगे तो फुल एनेलिंग जो की जाती है ये डक्टिलिटी और मशीनेबिलिटी इन दोनों को ही इंक्रीज करने के लिए की जाती है। ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल यहां पर करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे मैं प्रोसेस एनालिंग के बारे में आपको बता चुका हूं, ठीक है। कुछ पॉइंट आपको और याद रखने हैं प्रोसेस एनालिंग को लेकर, ठीक है। क्या है कि प्रोसेस एनालिंग जो होती है इसे रिक्रिस्टलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। प्रोसेस एनालिंग आफ्टर कोल्ड वर्किंग द मेटल कैन बी सॉफ्टन्ड बाय प्रोसेस एनालिंग और रिक्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। प्रोसेस एनालिंग को हम रिक्रिस्टलाइजेशन भी कह देते हैं, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रोसेस एनालिंग बेसिकली क्या है? ये आपका रिक्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? जब आप प्रोडक्शन पढ़े होंगे, ठीक है,
तो वहां पर एक मेटल फॉर्मिंग आपका पूरा चैप्टर आता है जिसमें रिक्रिस्टलाइजेशन के बारे में आपको बताया गया होगा, ठीक है। और मैं समझता हूं कि ये आपको याद होगा। बेसिकली हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 3 स्टेप हमारे होते हैं, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो होती है या सिंपली एनालिंग की हम बात करते हैं तो ये 3 स्टेप में होने वाली है। और ये 3 स्टेप कौन कौन से होते हैं? रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ, ठीक है। अगर सिंपल एग्जामिनर आपसे पूछता है कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस या एनालिंग आपकी कितने स्टेप्स में होने वाली है, अगर एग्जामिनर सिंपल आपसे पूछता है कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस या एनालिंग आपकी कितने स्टेप में होने वाली है, तो आप क्या बोलोगे? ये आपकी 3 स्टेप में होने वाली है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की अगर आप बात करते हैं तो ये कितने स्टेप में होने वाली है? ये 3 स्टेप में होने वाली है। और पहला स्टेप इसमें होता है रिकवरी, दूसरा इसमें होता है रिक्रिस्टलाइजेशन, और तीसरा इसमें होता है ग्रेन ग्रोथ। तीसरा यहां पर क्या होता है? ग्रेन ग्रोथ, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और प्रोसेस एनालिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसे रिक्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा अगर स्फेरोडाइजिंग की हम बात करते हैं तो यहां पर हमें क्या मिलता है? स्फेरोडाइजिंग प्रोड्यूसेस ए राउंड और ग्लोबुलर फॉर्म ऑफ कार्बाइड, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। प्रोसेस एनालिंग को हमने क्या कहा है? रिक्रिस्टलाइजेशन कहा है, ठीक है। और अगर स्फेरोडाइजिंग की हम बात करते हैं, ठीक है, तो स्फेरोडाइजिंग में हमें क्या मिलता है? राउंडेड और ग्लोबुलर फॉर्म ऑफ कार्बाइड, ठीक है। दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए एक आसान से क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है? द कंप्लीट फेज रिक्रिस्टलाइजेशन एंड फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड इन कास्टिंग, फोर्जिंग एंड रोल्ड पार्ट्स बाय। The complete phase recrystallization and fine grain structure is obtained in casting, forging and rolled parts by, ठीक है। फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर है। कोर्स परलाइट की हम बात करेंगे, फाइन परलाइट की हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका किसके द्वारा रहने वाला है? ये आपका रिक्रिस्टलाइजेशन एनालिंग के द्वारा रहने वाला है, ठीक है। जिसे हम और क्या बोले हैं? जिसे प्रोसेस एनालिंग भी हम कह रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए पार्ट क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रोसेस एनालिंग को हमने और क्या कहा है? इसे हमने कहा है रिक्रिस्टलाइजेशन। आफ्टर कोल्ड वर्किंग द मेटल कैन बी सॉफ्टेंड बाय प्रोसेस एनालिंग और रिक्रिस्टलाइजेशन टू रिड्यूस द डिस्टोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस प्रोड्यूस्ड बाय कोल्ड वर्किंग। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आइसोथर्मल एनालिंग इज मेनली यूज्ड इन एलॉय स्टील्स टू इंप्रूव, ठीक है। आइसोथर्मल एनालिंग मेनली जो की जाती है यह कौन सी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए की जाती है? आइसोथर्मल एनालिंग हम जो करते हैं ये मेनली किस प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए की जाती है, ठीक है। इससे पिछली क्लास में मैं आपको आइसोथर्मल एनालिंग बता चुका हूं, ठीक है। और बच्चे आइसोथर्मल एनालिंग की हम बात करेंगे तो ये आपकी मेनली मशीनेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए की जाती है, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आइसोथर्मल एनालिंग की हम बात करेंगे तो ये आपकी मेनली छोटा है क्या? हाँ ये रहा, ठीक है। तो ये आपकी आइसोथर्मल एनालिंग है, ठीक है। और इसका पहला ही जो पॉइंट आप देखोगे क्या है? इंक्रीजेज द मशीनेबिलिटी, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि अगर आइसोथर्मल एनालिंग की हम बात करते हैं ये मेनली मशीनेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए की जाती है, ठीक है। किस तरह से करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल एनालिंग इज मेनली यूज्ड इन एलॉय स्टील्स टू इंप्रूव, क्या इंप्रूव करती है? मशीनेबिलिटी को इंक्रीज करती है, ठीक है। ए पार्ट क्या होगा यहां पर? इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इतने अच्छे क्वेश्चन है कि किसी ना किसी एग्जाम में आपको सीधा देखने को मिल सकते हैं। आइसोथर्मल एनालिंग से मेनली क्या इंक्रीज करती है? मशीनेबिलिटी इंक्रीज करती है। क्लियर हुआ? ठीक है पवन, वेरी गुड।
चलिए आगे चलते हैं फिर थोड़ा सा बच्चे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से क्या है। फॉर ए मेटल अलॉय, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक छोटी सी दिक्कत आपको रहने वाली है, ठीक है, उसका भी देख लेंगे एक बार क्या है, देखिएगा। फॉर ए मेटल अलॉय विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन रिलेट टू द स्ट्रेस रिलीफ एनलिंग प्रोसेस, ठीक है। इस क्वेश्चन में स्ट्रेस रिलीफ एनलिंग प्रोसेस की बात की गई है, ठीक है। कुछ ऑप्शन आपके सामने गिवन है। पहला ऑप्शन कहता है हीटिंग द वर्कपीस मटेरियल अबव इट्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, सॉकिंग एंड देन कूलिंग इन स्टील एयर, ठीक है। और इसे जो ठंडा किया जाता है ये स्टील एयर में ठंडा करते हैं, ठीक है। बी देखिएगा हीटिंग द वर्कपीस मटेरियल बिलो इट्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होल्डिंग फॉर सम टाइम एंड देन फर्नेस कूलिंग, ठीक है। सी देखिएगा हीटिंग द वर्कपीस मटेरियल अप टू इट्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, और डी हीटिंग द वर्कपीस अप टू इट्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर एंड कूलिंग टू रूम टेम्परेचर ऑल्टरनेटली फॉर ए फ्यू साइकिल्स, ठीक है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन जितने पॉइंट्स मैंने आपको स्ट्रेस रिलीफ एनलिंग के बारे में बताए थे, अगर वो आपके याद नहीं है तो ऐसा क्वेश्चन आंसर करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। यहां पर कोई भी ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन जो करेक्ट के आसपास भी है उससे भी आंसर चल जाएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन जब आप देखोगे तो एक ऑप्शन में छोटी सी गड़बड़ है, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि स्ट्रेस रिलीफ एनलिंग के बारे में हमने क्या क्या देखा था। तो ये थी आपकी स्ट्रेस रिलीफ एनलिंग। सबसे पहला सेकंड लाइन जब आप देखोगे इसमें क्लियरली लिखा हुआ है द फर्स्ट स्टेप इज हीटिंग द कोल्ड वर्कड स्टील टू ए टेम्परेचर बिलो 500 to 550 डिग्री सेल्सियस, दैट इज बिलो इट्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो एक चीज तो आपको याद रखनी है कि यहां पर जो गर्म किया गया है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे हम गर्म करते हैं, ठीक है। और दूसरा आपको याद रखना है कि यहां पर जो इसे ठंडा हम करते हैं, ठीक है, इसे एयर में ठंडा किया जाता है। चलिए दो चीजें हमें मिली, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे गर्म करते हैं और ठंडा जो इसे करते हैं एयर में करते हैं, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन हमको मिल गई है। तो बच्चे यहां पर जब आप बी ऑप्शन देखोगे, ठीक है, बी ऑप्शन आपका थोड़ा थोड़ा ठीक है, लेकिन इसमें जो कूलिंग की बात की गई है ये फर्नेस कूलिंग की बात की गई है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन ए, सी और डी ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। और हमें एक ऑप्शन यहां से लेना होगा, तो बी ऑप्शन हम यहां ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यहां पर हमारा अगर एयर होता, फर्नेस की जगह एयर होता, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होता, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, यहां पर करेक्ट रहने वाला है। बी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन आसान है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान है, लेकिन आपको थ्योरी को क्वेश्चन के साथ रिलेट करना होगा, तब जाकर आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि थ्योरी याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप उसे क्वेश्चन के थ्रू याद रखते हैं तो चीजें थोड़ी सी हमारे लिए आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो जब भी आप थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे होते चले जाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं जो क्लास में करा रहा हूं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये इतने अच्छे क्वेश्चन हैं, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और इनके आपके एग्जाम में सीधे आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। मैं ये भी कह सकता हूं कि जितने क्वेश्चन मैं आपको मटेरियल साइंस में कराऊंगा, हो सकता है आपको इनमें से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, ठीक है। किसी भी जेईई एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को आपको बिल्कुल मिल सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाए ही नहीं, क्योंकि बड़ा सोच समझकर देखकर क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है। चलिए आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एसएससी जेईई में ही क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिड्यूसेस द रेजिडुअल स्ट्रेसेस विद इन ए स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए कौन सी प्रोसेस की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग processes reduces the residual stress
विद इन ए स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, एक स्टील स्ट्रक्चर में कौन सी प्रोसेस की जाती है जिससे स्ट्रेस रिड्यूस हो जाते हैं? हॉट फॉर्मिंग, कोल्ड फॉर्मिंग, हीट ट्रीटमेंट और वेल्डिंग। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है। हॉट फॉर्मिंग क्या होती है, कोल्ड फॉर्मिंग क्या होती है, आप अच्छे से समझते हो। ठीक है, ये सारी प्रोसेस हीट स्ट्रेसिस को रिमूव करने के लिए तो हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन हीट ट्रीटमेंट में हमने जो एनालिंग पढ़ी है और उसे पढ़कर हमें पता चला कि इससे स्ट्रेस भी रिमूव होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए अपना सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस जनरली डज नॉट अकर ड्यूरिंग द हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। ठीक है, जब स्टील का हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो इनमें से कौन सी प्रोसेस नहीं होती है? और आज ही मैंने आपको बताया है कि रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन और ग्रेन ग्रोथ। ठीक है, ये तीन चीज तो होती है, लेकिन रीवर्क यहां पर नहीं होता है। जब आप हीट ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जब आप हीट ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हीट ट्रीटमेंट में रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन, और ग्रेन ग्रोथ, ये तीन चीज तो होती है, लेकिन इसमें रीवर्क की बात हम कहीं भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉट अकर ड्यूरिंग द हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील्स ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, इनमें से कौन सी नहीं होती है? तो रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन और ग्रेन ग्रोथ बिल्कुल होती है। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें कि रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन और ग्रेन ग्रोथ होता क्या है, तो बच्चे रिकवरी में क्या होता है कि जो जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं सबसे पहले वो रिकवर हो जाती हैं। ठीक है, फिर न्यू ग्रेन फॉर्मेशन होती है। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है कि नए ग्रेन बनना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिकवरी की हमने बात की, रिकवरी में क्या होता है कि जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो रिकवर होती हैं। ठीक है, और रिक्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, न्यू ग्रेन फॉर्मेशन होती है, और एक ग्रेन ग्रोथ में क्या है, ग्रेन का साइज बढ़ने लगता है। ठीक है, एक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं, इस डायग्राम को देखिएगा। जब हमने कोल्ड वर्किंग की, ठीक है, कोल्ड वर्किंग के बाद फिर क्या होता है, रिकवरी की हम बात करते हैं, फिर हम रिक्रिस्टलाइजेशन की हम बात करते हैं, और फिर ग्रेन ग्रोथ की हम बात करते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि डायग्राम आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहे होंगे। तो क्या है During recovery, physical properties of the cold worked material are restored without any observable change in the microstructure। ठीक है, तो रिकवरी में क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज रिस्टोर होती हैं। ठीक है, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज रिस्टोर होने वाली हैं, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज रिस्टोर होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आप बात करते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन की। इसमें क्या होता है, न्यू ग्रेन फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें न्यू ग्रेन फॉर्मेशन होती है। इट इन्वॉल्व्स रिप्लेसमेंट ऑफ कोल्ड वर्क स्ट्रक्चर बाय ए न्यू सेट ऑफ स्ट्रेन फ्री अप्रोक्सीमेटली इक्विएक्स ग्रेन टू रिप्लेस ऑल द डिफॉर्म्ड क्रिस्टल। ठीक है, नए ग्रेन बनना स्टार्ट करते हैं, और ग्रेन ग्रोथ में आप समझते ही हैं क्या, ठीक है, कि यहां पर जो ग्रेन है ये क्या होते रहेंगे, एनलार्ज होते रहेंगे। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की हम बात करते हैं तो बेसिकली तीन स्टेप में होती है। कौन कौन सा, रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ। ठीक है, ये आपने मेटल फॉर्मिंग में भी देखा होगा, तो ज्यादा टाइम देना यहाँ पर कोई, ठीक है, उचित नहीं है। तो सिंपल आप यहां पर याद रखिएगा कि हीट ट्रीटमेंट में तीन प्रोसेस होती हैं। कौन कौन सी, रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ। ठीक है, और क्वेश्चन में भी आपका यही पूछा गया था कि कौन सी नहीं होती है, तो यहां पर आपका रिवर्क नहीं होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन ये हो गया,
चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हीट ट्रीटमेंट दैट रिक्वायर्स heating in a part below a temperature that is between 550 degrees Celsius and 650 degrees Celsius is called। बोलो भाई क्या होगा। हीट ट्रीटमेंट में कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें वर्कपीस को 550 से लेकर 650 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। हीट ट्रीटमेंट में ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें वर्कपीस को 550 डिग्री सेल्सियस से लेकर 650 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। ये हार्डनिंग होती है, नॉर्मलाइजिंग होती है, प्रोसेस एनलिंग होती है या फुल एनलिंग रहने वाला है। ठीक है, देखिए अभी हार्डनिंग मैंने आपको कराया नहीं है, ठीक है, तो हार्डनिंग तो हटा ही दो, बाकी क्या होती है बात करेंगे उसकी। नॉर्मलाइजिंग और फुल एनलिंग ये आप क्लियरली समझ चुके हैं, ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा, तो सही आंसर आपका क्या रहने वाला है, प्रोसेस एनलिंग। ठीक है, ये आपको याद ही होगा कि ब्लो रिक्रिस्टलेशन टेम्परेचर हम हीट करने की बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए सी पार्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, प्रोसेस एनलिंग सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एनलिंग टेम्परेचर इज, ठीक है, अब ये अच्छा क्वेश्चन मुझे लग रहा है, ठीक है, और मैं कह सकता हूं कि एसएससी जेई 2023 ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन मुझे लग रहा है और ये क्वेश्चन आपको इस बार के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एनलिंग टेम्परेचर इज सेम एज नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर, ग्रेटर देन नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर, लेस देन नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर, और डी कहता है नन ऑफ दीज। एनलिंग में जो टेम्परेचर होता है, एनलिंग में जो तापमान होता है, इसका कंपैरिजन अगर हम नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर से करते हैं तो ये बराबर रहने वाला है, कम रहने वाला है या इससे ज्यादा रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन डी कहता है कुछ भी हो सकता है, हमें इस बारे में नहीं पता है। ऑप्शन डी कहता है कि आंसर कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो आप बताइएगा कि यहां पर कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है। सेम एज नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर, ग्रेटर देन नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर, लेस देन नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर, ये ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सभी आंसर करेक्ट नहीं है, सभी आंसर क्या है, बिल्कुल गलत है। चलिए देखिए, मैंने आपको आज ही बताया है कि इस वाले डायग्राम से, ठीक है, क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया, जब इससे हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता चलता है कि नॉर्मलाइजिंग का टेम्परेचर जोन ऊपर है और फुल एनलिंग का टेम्परेचर जोन नीचे है, या किसी भी एनलिंग की आप बात करोगे इससे नीचे ही रहने वाला है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अगर राइट आंसर की आप बात करोगे तो कौन सा हो जाएगा, एनलिंग टेम्परेचर इज लेस देन नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर, सी पार्ट इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी पार्ट इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, डायग्राम आपको याद रखने हैं, जितने भी डायग्राम मैंने आपको बताए हैं, आयरन कार्बन डायग्राम को लेकर, ट्रिपल टी डायग्राम को लेकर, ठीक है, और एनलिंग के केस में भी जितने डायग्राम मैंने आपको बताए हैं ये सभी आपको याद रखने हैं। रीजन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन को रिलेट करने में आसानी रहेगी और सही आंसर आप कम टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप रखोगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लिमिटेड क्वेश्चन है और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें एक बार। तो अगला क्वेश्चन कहता है विच इज फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट एनलिंग। ठीक है, एनलिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। एनलिंग इज डन टू, ठीक है, एनलिंग की जाती है, रिलीव्स स्ट्रेस, स्ट्रेस को रिलीव करती है, हार्ड एंड स्टील स्लाइटली, ठीक है, स्टील को हार्ड कर देती है, इंप्रूव मशीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, मशीनेबिलिटी इंक्रीज करती है, परमिट फर्दर कोल्ड वर्किंग, ठीक है, आप बाद में इसमें क्या कर सकते हैं, कोल्ड वर्किंग कर सकते हैं। तो एनलिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर क्या है, गलत है। ठीक है, इनकरेक्ट आपको बताना है, फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना है, विच इज फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट एनलिंग। एनलिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट
गलत रहेगा। विच इज फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट एनालिंग। तो बच्चे एनालिंग में हमने देखा कि हम सॉफ्ट या डक्टिलिटी इंक्रीज करने की बात करते हैं। एनालिंग प्रोसेस आप देख चुके हो, ठीक है। और एनालिंग में क्या करते हैं, डक्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, सॉफ्टनेस इंक्रीज करती है। हार्डनेस इंक्रीज करने से एनालिंग का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका, करेक्ट होगा, क्योंकि ये क्या है, इनकरेक्ट है। विच इज फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट एनालिंग, तो हार्डन स्टील स्लाइटली, ठीक है, स्टील को थोड़ा सा हार्ड कर देते हैं, ये क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन इन्वॉल्विंग हीटिंग ऑफ स्टील अबाउ अपर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड देन कूलिंग इट इन एयर इज नोन एज, ठीक है। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म करते हैं और जो ठंडा किया जाता है वो एयर में किया जाता है। कौन सी प्रोसेस आपकी रहने वाली है, नॉर्मलाइजिंग, एनालिंग, स्ट्रेस रिलीफिंग या टेम्परिंग, ठीक है। तो सिंपल बच्चे अगर हम बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। बोलो भाई इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर रहेगा, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन जब मैं बता चुका हूं थ्योरी के साथ रिलेट करोगे तब। चलिए, तो एक प्रोसेस मैंने आपको बताई थी नॉर्मलाइजिंग, ठीक है। और नॉर्मलाइजिंग में मैंने आपको क्या बताया था, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म करते हैं और जो ठंडा किया जाता है वो एयर में ठंडा किया जाता है। नॉर्मलाइजिंग जब मैंने आपको बताया था, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था क्या, कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म करते हैं और जो ठंडा किया जाता है वो स्टील एयर में किया जाता है। हीट द स्टील फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस अबव its upper critical temperature. He held about 15 minutes and then allowed to cool down in steel air, ठीक है, स्टील एयर में ठंडा करते हैं। तो ये आपकी कौन सी होती है, नॉर्मलाइजिंग। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये आपका ए पार्ट क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट होने वाला। ए पार्ट यहां पर बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान भी है, टफ भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन जब आप उसे सही से रिलेट नहीं करोगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर सभी का बिल्कुल सही आना चाहिए, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्लास जब आपकी होगी तो उसमें हीट ट्रीटमेंट हम कंप्लीट कर लेंगे, साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, सभी का डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल, ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, एलॉयज, ये वाला टॉपिक भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये पूरा कवर कर लेंगे। बाकी सारा आपका डेटा टाइप का है, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट मुझे कराना है, बस कास्ट आयरन के बारे में थोड़ा सा समझाना है कि व्हाइट कास्ट आयरन क्या होता है, ठीक है, नोडुलर कास्ट आयरन क्या होता है, ग्रे कास्ट आयरन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना है किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी आपका सारे कॉन्सेप्ट इसमें आसान रहने वाले हैं। चलिए देखिएगा, नॉर्मलाइजिंग ऑफ स्टील इज डन बाय लिविंग इन द ओपन यार्ड फॉर 6 मंथ टू 2 ईयर्स, ठीक है, 6 महीने से 2 महीने तक रखा छोड़ दो, तो ये गलत है। हीटिंग लो क्रिटिकल टेम्परेचर फॉलोड बाय एयर कूलिंग, ठीक है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे गर्म करते हैं, ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी की बात करोगे, हीटिंग अबव क्रिटिकल टेम्परेचर फॉलोड बाय एयर कूलिंग, ठीक है, और ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है। अब देखिएगा ऑप्शन सी और डी आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन कूलिंग जो है उसमें डिफरेंस है। यहाँ पर एयर कूलिंग की बात करता है, यहाँ पर फर्नेस कूलिंग की बात करता है, ठीक है। और सही ऑप्शन हमारा क्या होता है, इसे जो गर्म किया जाता है अबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर हम गर्म करते हैं, और जो ठंडा करते हैं इसे एयर कूलिंग द्वारा ठंडा किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए, तो यहां तक हमने एनालिंग और नॉर्मलाइजिंग के बारे में सारी चीजें समझ ली हैं, क्वेश्चन देख लिए हैं। अगली क्लास में हमारा हीट ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे।
चलिए तो फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं। मेहनत करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हीट ट्रीटमेंट आपका कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।